नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पंखुरी सिन्हा और इस उमस भरी रात में जबकि लगभग 9:30 बजने जा रहे हैं, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ हर बारिश में से कुछ हिस्सा। ये निर्मल वर्मा की कृति है और इससे पहले कि मैं इस पे जाऊँ, थोड़ा सा एक बार फिर से कि मैं पंखुरी सिन्हा हूँ और कविताएं कहानियाँ लिखती हूँ। हम एक ऐसे मैजिक रियलिज़म जादुई यथार्थवाद के उत्तर आधुनिक समय में है कि हमें बहुत किस्मों की हिंसा से रूबरू होना पड़ता है, लेकिन ऐसे में पढ़ना सबको बहुत प्रिय है और जितनी हिंसा होती है पढ़ाई उतनी मुश्किल। ये हम लगातार हर कहीं देख रहे हैं। अलबत्ता ये बात दूसरी है कि इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। खैर, मैं अपनी कविताएं भी सुनाऊंगी हिंसा पर, वह बाद में। मुमकिन है वो एक अलग वीडियो हो इसके फ़ौरन बाद, लेकिन थोड़ी सी बात मैं साहित्यिक राजनीति पे करना चाहती हूँ इससे पहले कि निर्मल जी को पढूं। मैं बहुत उदास होती हूँ तो मुझे निर्मल जी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। वीडियो बनाते बनाते रात हो गई और चश्मे का रिफ्लेक्शन है, इसके लिए माफ़ी। लेकिन निर्मल जी को मैंने चिट्ठियाँ लिखी थी और इतने प्यार, इतने स्नेह से उनके जवाब आए कि वो एक धाती की तरह, एक संबल की तरह मेरे कठिन दिनों में हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते हैं। बात साहित्यिक राजनीति की ये कि अभी बहुत इस पे चर्चा हो रही थी। शायद इसलिए चर्चा हो रही थी क्योंकि कुछ समय से ही बाकायदा साहित्यिक मुहिम चला है। फांसीवाद, साहित्यिक जो उदारवाद है वो राजनैतिक फांसीवाद का विरोध कर रहा है। इसको लेकर के बहुत से लोग बहुत एक्टिव हुए। मिथिलेश श्रीवास्तव जी, कविता 16 मई के बाद, जो कि नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की तिथि थी शायद, उसके बाद की कविता। और उसके बाद बहुत से हादसे हुए, बहुत फूट डालने की नीति हुई लोगों के बीच धार्मिक स्तर पर, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। ये राजनीति है, मैं इसमें दोबारा नहीं जाऊंगी, लेकिन राजनीतिक जो एक्टिविज़म है लोगों का, वो इन मुद्दों के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा है। और अभी तो कोरोना काल है, उसकी बैड हैंडलिंग के इर्द गिर्द भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सी बातें कही जा रही हैं नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीति को लेकर भी। ज़रूर साहित्य का ज़रूर काम है इन सारी बातों को कहना, रेखांकित करना, किसी को इससे इनकार नहीं है, लेकिन इनकार सिर्फ इस बात से है कि हम केवल यही नहीं करें और ऐसा करते हुए हम एक पक्ष की जो गलतियां हैं उसको देखते हुए उसकी कुछ खूबियों को देखने लायक भी अपनी आंखें खुली रखें, और दूसरे पक्ष जो भी विपक्ष है उसकी भी कुछ गलतियों को ज़रूर रेखांकित करते चलें। ये मुझे लगता है, इतना मैं कहना चाहूँगी। इसके जवाब में ये कहा जा सकता है, आई एम एंटिसिपेटिंग क्रिटिक टू दिस, ऑल्दो वो कई बार आपके पास अजीब शक्ल में पहुंचता है, लेकिन वो ये है कि मतलब अभी सबसे ज़रूरी है कि हम इस फांसीवाद को हटाएं। लेकिन दोस्तों, मतलब मैं विदेश में थी और मैंने वहाँ पे जो काफ़ी एक विचित्र सा डिस्क्रिमिनेशन झेला। हम अभी जॉर्ज फ्लॉयड के एंटी प्रोटेस्ट, मतलब उसके फेवर में, और पुलिस ब्रुटैलिटी के ख़िलाफ़ एंटी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के प्रोटेस्ट के समय में है। लेकिन वहाँ जो मैंने डिस्क्रिमिनेशन झेला, मुझे समझ नहीं आता है कि वो क्या यही फांसीवादी पार्टी थी, क्योंकि उसमें कोई देशी हाथ नहीं था। ये मुझे मानना मुश्किल लगता है, बहरहाल बहुत संभव है। और दूसरी पार्टी में भी फांसीवाद के तत्व तो बिल्कुल नहीं है, ये मानना भी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन साहित्यिक राजनीति तब होती है जब हम एक तो ये कि एक पक्ष के इस तरह होते हैं कि दूसरे पक्ष की खामियों को बिल्कुल नज़रअंदाज करके उसका कैंपेन करें, और कहा जा सकता है कि ये ज़रूरी है, लेकिन इस ज़रूरत को रेखांकित करने की भी ज़रूरत है। और दूसरा कि साहित्यिक राजनीति आकलन और मूल्यांकन की बहुत ज़्यादा होती है, उसमें भी वादों का प्रभाव है।
वो एक बहुत बड़ी बहस है जिस पर मैं कभी ज़्यादा ढंग से बात कर सकूँगी। एक ऐसी भाषा में जिसमें वो बात कही जा सके। बहुत कुछ ऐसा होता है कि जिसको हम समझ ही नहीं पाते कि कैसे भाषा में व्यक्त करें। और दूसरी बात ये कि जो बहुत एक अजीब सा एस्पेक्ट है, एक अजीब आयाम साहित्यिक राजनीति का, वो है कि हम डायस्पोरा लिटरेचर को इतना अलग करके देखते हैं। शायद हमसे ये अपेक्षा है कि हम इसको वैसे ही स्वीकार लें, जैसे हमसे ये कहा जाए कि तुम स्वीकार लो कि तुम बिल्कुल अलग हो और मेन स्ट्रीम में कभी नहीं आओगी, और ये कठिन होता है। तो मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि एक डुबकी और लगाऊँ इस समुद्र में जो विराट है और जो पाठकों का बना हुआ है, और हमेशा ये लगता है कि पाठक आपको ज़रूर बचा सकते हैं। दिक्कत ये है कि इस वक्त बहुत से प्रबुद्ध लेखक हैं जो सबसे अच्छे पाठक हैं, जो सबसे वाचाल पाठक हैं, सबसे मुखर पाठक हैं, आलोचक होने के साथ साथ एक दूसरे पर टिप्पणियाँ करते हैं, और उनके लिए अक्सर प्रवासी साहित्य की जगह बहुत पिछली सीटों पर होती है। तो ये डायस्पोरा लिटरेचर का जो सेग्रीगेशन है, ये मुझे नहीं लगता कि और किसी यूरोपीय भाषा में है। मुझे लगता है कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे भी बाहर रहते थे एक लंबे समय तक, और बहुत सारे फ्रेंच लेखक भी बाहर रहते थे। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि कौन कौन बाहर रहते थे। अब ये देखिए, ये कितना कितना बढ़िया होता ना कि मैं धारा प्रवाह एकदम से रट के बता देती कि ये लेखक इतने इतने समय तक बाहर ही रहते थे। मैं जानती हूँ कि टॉमस मान भी, खैर वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था। बहुत से लोग अभी भी बहुत से, अभी मैं लोगों से मिली हूँ, शायद इस बात की मैं आवृत्ति कर रही हूँ, जो रोमेनियन में लिखते हैं और स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं, स्वीडन में रहते हैं, जर्मन में लिखते हैं, और ऐसे भी स्विट्ज़रलैंड की अपनी भाषा जो है, वो जो रोमांस लैंग्वेज या जो भी उसको जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, उस पर जर्मन और फ्रेंच ही हावी है। तो खैर दोस्तों, मैं पढ़ना चाहती हूँ निर्मल जी को, और मुझे आजकल सस्वर पढ़ना अच्छा लगता है। लॉकडाउन की भयानक उमस भरी रात में, हर बारिश में, बहुत सुंदर आवरण है इसका, राम कुमार जी का बनाया हुआ। और मैं ब्लर्ब का से ही शुरुआत करना चाहती हूँ। और एक ब्लर्ब्स को पढ़ने से पहले मुझे पता नहीं है कि ब्लर्ब किसने लिखा है। शायद राम कुमार जी ने लिखा हो। राम कुमार जी ने भी काफ़ी लिखा भी है, उन्होंने साहित्य भी रचा है, उन्होंने यूरोप का यात्रा वृत्तांत भी लिखा है, बहुचर्चित रहे हैं वो। एक चीज़ जो मैं दिखाना चाहती हूँ वो है ये। आशा है कि आप इसको देख सकते हैं पूरा। ये एक बहुत खूबसूरत वाक्य है, और मैं लेखक को नहीं जानती। मैं नहीं जानती कि ये लेखक हैं या कलाकार हैं, और आशा है कि इसके बाद मेरी राजनीतिक हत्या नहीं हो जाएगी। लेकिन कितने खूबसूरत दो वाक्य हैं। मैं चाहता हूँ हर बारिश में भीगूं, रोज़ ओस से तर हुआ। M.A. सेज़ार। मैंने गूगल करने की कोशिश की, दूसरे सर्च इंजिन्स पे भी ट्राई करूँगी। मैंने गगन जी को भी लिखा कि मैं इन्हें नहीं जानती। खैर, मैं पहले ब्लर्ब पढ़ती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो मतलब एक बहुत बेचैनी और छटपटाहट और गर्मी की टीस की शाम को बचा सकती हैं आपको और मुझे। पिछले 7 वर्षों से निर्मल वर्मा यूरोप के अनेक देशों में रहे हैं। इस लंबे अरसे के दौरान उन्होंने यूरोप की धड़कन, उसके गौरव और शर्म के क्षणों को बहुत नज़दीक से देखा सुना है। इस लिहाज से यह पुस्तक एक ऐसी नियतिपूर्ण घड़ी का दस्तावेज़ है जब 20वीं शती के अनेक काले उजले पन्ने पहली बार खुले थे। दुबचक काल का प्राग वसंत, सोवियत स्वप्न का मोह भंग, पेरिस के बैरिकेडों पर उगती आकांक्षाएं, ऐसी अभूतपूर्व घटनाएं थीं जिन्हें हमारी ढलती शताब्दी की छाया में निर्मल वर्मा ने पकड़ने की कोशिश की है। किसी बने बनाए आईने के माध्यम से नहीं,
बल्कि संपूर्णतया अपनी नंगी आँखों के सहारे। शायद यही कारण है कि पुस्तक के निबंध कभी कभी एक ऐसे एग्जाइल लेखक के रिपोर्टाज जान पड़ते हैं, जिसमें युद्ध के मोर्चे पर घायल संस्कृतियों के घावों को जैसा देखा वैसा ही आंकने की कोशिश की और भारतीय आत्मसंतोष से हटकर खुद अपने देश की व्यवस्था को इन घावों में रिश्ता देखा है। संभव है निर्मल वर्मा के निष्कर्षों से अनेक लोग असहमत हों। दरअसल यह पुस्तक एक बहस की शुरुआत है, लेकिन उन पर शायद यह आरोप कोई नहीं लगाएगा कि वह किसी भी बारिश में भीगने से कतराए है ना। कितनी खूबसूरत पंक्तियाँ हैं, जिसकी भी हैं, जिसने भी ये ब्लॉग लिखा है। और दोस्तों, इसके बाद मैं पढ़ना चाहती हूँ इस पुस्तक की भूमिका या आत्मकथ्य, जो कि खुद निर्मल जी ने लिखा है। इसको भूमिका न कह के आत्मकथ्य कहें, ब्लर्ब है ये। और उससे पहले रूसी लेखक अलेक्जेंडर हर्जन की दो पंक्तियाँ जो अंग्रेज़ी में ही कोट की गई हैं, और मैं वैसा ही पढ़ूँगी। Why is liberty valuable? Because it is an end in itself, because it is what it is. To bring it as a sacrifice to something else is simply to perform an act of human sacrifice. Because it is what it is, to bring it as a sacrifice to something else is simply to perform an act of human sacrifice. रूस में बहुत दमन रहा, हम फिर से एक सर्वेलेंस के समय में जा रहे हैं। खैर, ये आत्मकथ्य है, शीर्षक है 10 वर्ष बाद। अपने दूसरे यूरोप प्रवास के दौरान मुझे संयोगवश कुछ ऐसे शहरों में रहना पड़ा जहाँ अपनी आँखों से मुझे इतिहास को किताबों में नहीं, गली सड़कों पर लोगों के चेहरे पर देखना पड़ा। यह इतिहास से मेरी पहली नंगी भयावह मुठभेड़ थी। पहली बार मुझे पता चला कि अखबार की सुर्खियों और सेमिनारों की वातानुकूलित बहसों से बाहर इतिहास का चेहरा कितना यातनामय, उदास, भयानक, विभत्स और नेत्रहीन हो सकता है। वहाँ सत्य और असत्य के लिए कोई गुंजाइश नहीं। टैंकों के यथार्थ और लोगों के आंसुओं के बीच जो रेखा खींची जाती है, उसे केवल बरसों बाद पहचाना जाता है। बड़ी नियतिपूर्ण बातें हैं, है ना। ये एकदम से नियति को और आपकी जो एक हिंसक दिन के अंत में उदासी है, उसको समेट लेने वाली बात है। और मैं मॉडर्न यूरोपियन हिस्ट्री की छात्रा हूँ। ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म मेरा स्पेशलाइजेशन है, लेकिन ये तमाम चीज़ें, ये सोवियत युग का विघटन, तमाम चीज़ें, मतलब बर्लिन की वॉल का बनना, टूटना और प्राग स्प्रिंग से लेके तमाम चीज़ें, है ना, मेरे विषय में आती हैं। लेकिन हम इतिहास को एक दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं। निर्मल जी इतिहास के विद्यार्थी छात्र थे, कहूँ कि स्कॉलर थे। पहचानने की इस पीड़ित दुर्गम यात्रा में उन दिनों मैंने जो कुछ लिखा, उसे न रूढ़ अर्थों में निबंध कहा जा सकता है, न यात्रा संस्मरण। वह कुछ ऐसा था जो मुक्त भावों से दोनों की सीमाओं को छूता था। दोस्तों, यहाँ मैं एक विराम लेके एक बात और अपने डिफेंस में कहना चाहती हूँ। वो ये कि एक बार मैंने कह दिया था अपनी कविताओं कहानियों को बात करते हुए कि भाई ऐसे भी लोग कहते हैं ना कि मतलब कहानी का एक बहुत बड़ा तत्व है, लेकिन वो कविता की तरह उसमें लिरिकल ब्यूटी है, ये भी लोग कहते हैं। और हर कविता में एक किस्सा आया है, ये भी लोग कहते हैं। तो एक बार मैंने यूं ही पार्क में बैठे बैठे कहानी पाठ के दौरान कह दिया था कि ये विधाओं के साथ एक खेल है, इन द सेंस कि आप कहानी को कितने सुंदर ढंग से इस उत्तर आधुनिक समय में प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन उसको मतलब मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ बहुत यूज़ किया गया कि मैंने विधाओं को की गरिमा का असम्मान किया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो खैर यही बात है।
कि हम उसको तोड़ते और मरोड़ते हैं सरहदों को। मेरी एक कहानी है जुनून, जिसके पहले शुरुआती 2 वाक्य हैं कि उसे सरहदें पार करने का नशा था, या शायद जुनून। वो कहानी बाद में। निर्मल जी, मेरे प्रिय कथाकार, तो वो ये कह रहे थे कि यात्रा संस्मरण, निबंध और रिपोर्टाज के बीच की कोई चीज़ है, लेकिन जो भी है ये इतना सुंदर है कि इसमें आपको समृद्ध करने की ताकत है। उनमें निबंधों का सोच चिंतन अवश्य था, किंतु कोई उपलब्धि का भाव न था, जो किसी शांत बिंदु पर पहुंचकर समाधान इंगित करता है। दूसरी तरफ ठीक यूरोप के बीच लिखने के कारण उन लेखों में एक यात्रा की गंध अवश्य आती थी, किंतु उनका संबंध ऐसी ऊपरी प्रतिक्रियाओं से नहीं था जो नगर नगर घूमते हुए हम झोली में इकट्ठा करते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ यह नहीं था कि मैंने जो प्राग या लंदन में देखा उसका लेखा जोखा दूं, बल्कि लालसा यह भी थी कि उन अधकचरे, अनपके, छटपटाते अनुभवों को एक ऐसे तात्कालिक खतरे के पैटर्न में बांध सकूं जिसे मैंने 20वीं सदी के भीतर धड़कते हुए सुना था। मुझे लगा था कि प्राग के वसंत और पेरिस के लिए पंख फड़फड़ाए थे। मैंने तब सोचा भी न था कि कुछ वर्षों बाद स्वयं मेरे देश में जागरण और मुक्ति की पुकार संपूर्ण क्रांति के देशव्यापी आंदोलन में सुनाई देगी। ध्यान से देखें तो 68 के आसपास जगने वाली यूरोपीय आकांक्षा और भारतीय जन के स्वप्नों में कोई मूलभूत अंतर न था। दोनों ही एक विराट सांस्कृतिक संकट की छाया में उन्वेषित हुए थे। हम अभी भी एक विराट सांस्कृतिक संकट की छाया में हैं। हम कह सकते हैं कि हर दिन सूरज निकलता है, लेकिन क्या वह सचमुच निकलता है? इतनी हिंसा शुरू हो जाती है। मतलब एक बेसिक राइट टू इन्फॉर्मेशन है जो आप जिसकी अपेक्षा आप बौद्धिकों से करते हैं, और वो तक आपको नहीं मिलती। यह संकट क्या है, हम कितना इसमें धंसे हैं और कैसे उबर सकते हैं? हर बारिश में के निबंध एक हद तक बहुत धुंधले ढंग से इन प्रश्नों से टकराते हैं। मैं धुंधला शब्द जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय मैं अपनी शंकाओं और दुविधाओं की एक ऐसी ज़मीन पर चल रहा था जहाँ मुझे अपने विश्वासों की कोई दिशा दिखाई नहीं देती थी। हर बारिश में के निबंध सार्वजनिक शंकाओं के अंधेरे और निपट वैयक्तिक अलगाव में लिखे गए थे। इस दृष्टि से वह मेरी पहली यात्रा पुस्तक चीड़ों पर चांदनी से बहुत भिन्न है, जिसमें मैंने भोले उल्लास में पहली बार यूरोप की संस्कृति को चखा था। ये इतना सुंदर है, भोले उल्लास में पहली बार यूरोप की संस्कृति को चखा था। मैंने इसी भोले उल्लास में पहली बार अमेरिका की संस्कृति को चखा, और जहाँ मुझे एकदम बच के रहना चाहिए था, जिन प्रस्तावों से बहुत दूर दूर, वहाँ पर भी मैंने उस सांस्कृतिक, कहिए कि एडवेंचर को ना नहीं कहा। मतलब मेरा इशारा बहुत सी ऐसी डिनर पार्टीज़ की ओर भी है, जहाँ शायद मुझे उतना ज़्यादा शिरकत नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए क्योंकि मुझसे ये कहा गया था कि बच्चे सिर्फ क्रिसमस पार्टी में जाना। और भी बहुत सी बातें हुई। जब आप वहाँ एक थोड़ा सा कुछ एक दोस्ती करते हैं किसी से, तो फिर मतलब बहुत से लोग होते हैं और वो बिल्कुल अपने हिसाब से अपनी दोस्ती करना चाहते हैं, जो कि कभी नहीं होता ना अगर आप डोमिनेटिंग हो। खैर, तो एक भोले उल्लास में उस फ्रेज़ को मैंने थोड़ा सा बोरो करके अपनी बात कह दी। कह रहे हैं निर्मल जी कि एक भोले उल्लास में पहली बार यूरोप की संस्कृति को चखा था, वहाँ भोगने का सुख था, शंका करने की गुंजाइश नहीं थी।
दूसरे छोर पर इस पुस्तक में शब्द और स्मृति के निबंधों की वह पहुंच नहीं है, फिर चाहे वह रोशनी बीच के अंधेरे से कहीं ज़्यादा क्रूर और पथरीली ही क्यों न हो। हर बारिश में एक बीच की कड़ी है जहाँ न भोग का सुख है न समाधान का निश्चय, केवल एक अनुभव की कड़ी जिस पर एक ख़ास ऐतिहासिक लम्हे से जुड़े मेरे स्मृति चित्र टंगे हैं। यही शायद इन्हें आज एक निजी अर्थ देते हैं। दूसरों के लिए वे कितने दिलचस्प या यदि एक बोझिल और गंभीर शब्द प्रयोग करूं प्रासंगिक होंगे, मुझे नहीं मालूम। बहुत प्रासंगिक है। इनकी अगर कोई प्रासंगिकता है तो वह रास्ता टटोलने की है, कोरोना की शाम को कि हम कैसे निकले फिलहाल यहाँ से, न केवल इस कमरे से बल्कि शहर और देश से। ये कहना ही एक अलग लड़ाई को निमंत्रित करना है। खैर, इनकी अगर कोई प्रासंगिकता है तो वह रास्ता टटोलने की है, दिशा पाने की नहीं। आज 10 वर्ष बाद मेरे लिए पश्चिमी संस्कृति का संकट कोई बाहर की बीमारी नहीं है जिससे पल्ला झाड़कर मैं अपनी पवित्र और शाश्वत परंपरा में सुरक्षित रह सकूं। न ही भारतीय संस्कृति सिर्फ मेरे संस्कारों की उपज है जिसका दूसरों से कोई वास्ता नहीं। दोनों के बीच चलते हुए मैंने एक भारतीय लेखक की हैसियत से अपने लेखन की नियति को पहचानने की कोशिश की है। शायद यह पुस्तक इस कोशिश की अनिश्चित अंधेरे में टटोलती उंगलियों की छाप से ज़्यादा कुछ नहीं है। कितना विनीत वाक्य विन्यास है। शायद यह पुस्तक इस कोशिश की अनिश्चित अंधेरे में टटोलती अंगुलियों की छाप से ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन यह भी क्या कम है। कुछ किताबें लेखक की यात्रा में सिर्फ बीच का स्टेशन होती हैं। क्या बात है। कुछ मिनट ठहर कर हम आगे चल देते हैं। बरसों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये चंद ठिठके हुए बिचौले क्षण बहुत स्मरणीय जान पड़ते हैं। रेल की खिड़की से देखा हुआ लैंडस्केप सहसा आलोकित हो उठता है मेरे लिए। हर बारिश में संग्रहित लेख कुछ ऐसी ही याद उजागर करते हैं। ये निर्मल जी ने लिखा था 27 सितंबर 1980 को नई दिल्ली में, और आगे इस पूरी पुस्तक का क्रम है जिसमें से भी मैं कुछ पढ़कर आपको कभी सुनाऊंगी। बहुत चाहूँगी पढ़ना। ये वैसे ही है जैसे कि मैं चाहती हूँ हर बारिश में भीगना, हर बार उससे नहाना। तो आशा है कि आप इस बेहद खूबसूरत पुस्तक में मेरे पाठ को पसंद करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।